माइलेज भी आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं मिलती, लाइक तो आराम से आपकी बाइक चलेगी 450 किलोमीटर। गार्ड हो गया, ये मड गार्ड हो गया, ये टैंक हो गया, ये हो गया इसका हेडलाइट डोम, ये सारा लोहा है। इस बार जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, वाइब्रेशन रॉड लगा रहा है, कोई हैंडल बार चेंज कर रहा है, बट ऑफ रोड के लिए अच्छी है। बट इसका ये मतलब नहीं आप इसको उड़ा के कहीं भी टपा दोगे, एकदम तैरते हुए जाती है हर गड्ढों पे। 80,000 रुपये आपने प्राइस बढ़ा दिए 4 सालों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, ये है हमारी बुलेट 2023 जिसको ओन करते हुए हमें हो चुका है ऑलमोस्ट 1 साल। तो ये वाली जो बाइक है ये हमने परचेज़ करी थी सितंबर 2023 में और अभी है सितंबर 2024। तो हमने सोचा क्यों ना इसका 1 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो बनाया जाए, जिसमें हम आपसे डिस्कस करें कि हमें क्या चीज़ इस बाइक की अच्छी लगी है, क्या बुरी लगी है, कैसी क्वालिटी है और मतलब क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, उस बारे में, हर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं बाइक की डिटेल की बात करूं तो बाइक, जैसे मैंने बताया, अभी मेरी 1 साल पुरानी हो गई है। तो बाइक चली है 5778 5778 किलोमीटर्स। सो 5778 किलोमीटर्स में हमने इसको नॉर्मल सिटी ड्राइव में डेली यूज़ किया है। बात करते हैं पहले कंफर्ट के बारे में। तो इसका कंफर्ट जो है बहुत बढ़िया लगा है हमें, क्योंकि इसकी जो इस बार सीट आई है ना, इसका जो मटेरियल है ये ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। प्लस ये वाली जो चौड़ाई आ रही है ना यहाँ पे, तो इससे जो है अंडर थाई सपोर्ट बहुत तगड़ा मिलता है बैठते वक्त। और उससे क्या है कि आपके जो लोअर बैक पे झटके भी कम आते हैं। और जो थोड़ी बहुत इसमें नेचुरली एलिवेशन है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हल्की सी उठ रही है, तो इससे थोड़ा बहुत ये बेंड होने के बाद हल्का सा लोअर बैक को सपोर्ट भी मिल जाता है। तो कंफर्ट वाइज तो ये बाइक हमें बहुत बढ़िया लगी है। अगर हम हाईवे की बात करें तो थोड़ा बहुत हमने इसको हाईवे पे भी लेके गए हैं, जैसे कि जो लोकल सैटरडे संडेज़ वाली राइड होती है उसमें हम 100-150 किलोमीटर चलाया है और इसको ऋषिकेश तक लेके गए हैं एक ही स्ट्रेच में। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो ऋषिकेश में हम 2 राइडर थे, एक मैं था एक मेरा भाई था। तो हमारा कंबाइंड वेट था इसमें कम से कम 80 और 90 यानी कि 170 kgs हमारा वेट था, प्लस 20-30 किलो का लगेज भी हमने रखाया था। तो यहाँ पे हमने सैडल स्टे माउंट करे थे। यहाँ पे एक सैडल स्टे यहाँ पे लगा था और दूसरा इसके ऊपर सैडल स्टे लगा था, और उसके आगे हमारे सैडल बैग्स लगे थे। और पिलियन का कंफर्ट, राइडर का कंफर्ट एक्सट्रीमली बढ़िया था। कुछ ऐसी राइडिंग पोजीशन आती है। तो यहाँ पे मुझे बैक सपोर्ट सही है और ये हाइट भी मेरी ठीक है, तो कंट्रोल मेरा काफ़ी अच्छा रहता है बाइक पे। और ये हैंड अपना टैंक को पकड़ के आपको ग्रिप भी अच्छी मिलती है। और अगर मैं पिलियन की बात करूँ तो इस पे वैसे तो मैंने टूरिंग पैक्स भी लगाए हैं, और ये बैक रेस्ट लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और जो मेरे पैर है ना इसमें बुलेट में, एकदम ऐसे स्ट्रेट में बैठा हूँ, स्ट्रेट पैर है, तो उस चीज़ में लॉन्ग राइड्स में जो पिलियन राइडर होता है उसको काफ़ी अच्छा कंफर्ट आता है। सो यार, अगर मैं इनिशियल इम्प्रेशंस की बात करूं तो क्या होता है कि जब आप ये बाइक नई लेते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा वार्म अप होते हैं, तो आपको हीटिंग का इशू भी आता है। प्लस माइलेज भी आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं मिलती। लाइक बहुत लोगों से मैंने सुना 25-26 की माइलेज आई है या 28 की माइलेज आई है। तो वो चीज़ देखो नॉर्मल है। 500 किलोमीटर तक बाइक का अपना लॉक इन पीरियड है या ब्रेक इन पीरियड है, तो स्टार्टिंग में माइलेज कम होती है, हीटिंग ज़्यादा होती है। उसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले भी बताया। लेकिन क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट सर्विस आप करा लेते हो, इसकी टैपेट के एडजस्टमेंट वगैरह कराते हो, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसका पहला 500 किलोमीटर पे ही हो जाता है, तो उसके बाद से मुझे आराम से इसका एवरेज में इम्प्रूवमेंट लगा है। तो अगर मैं बात करूं मुझे कितना एवरेज मिलता है, तो मेरे को सिटी में 30-31 का एवरेज मिलता है। और जब मैं लॉन्ग राइड पे गया था, तो जैसे मैंने बताया मैं और मेरा भाई था, तो हमारा वेट ज़्यादा था, तो उस केस में भी मेरे को 32.5 की एवरेज मिली थी। तो उस हिसाब से मैंने बताया था कि अगर अकेला राइडर हो और आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, ज़्यादा वेट आपका नहीं है, तो आराम से ये हाईवे पे आपको 36 की एवरेज देगी। तो एवरेज वाइज मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। 30-31 की एवरेज सिटी में ख़राब नहीं है, क्योंकि देखो यार इंजन हैवी है, 350 सीसी का इंजन है। हम जब भी अपने दिमाग में कभी एवरेज किसी चीज़ की कंपेयर करते हैं ना,
तो हम सोचते हैं कि जो 100-150 सीसी की बाइक को दिमाग में रख के सोचते हैं यार उसमें तो 60 की एवरेज है या उसमें 70 की है, या स्कूटियों को दिमाग में रखते हैं कि मेरा स्कूटी तो इतना चल जाएगा। बट वो जस्टिफिकेशन नहीं है यार। आप 350 सीसी का इंजन चला रहे हो, साथ में पूरे लोहे के बॉडी के ऊपर चला रहे हो, ये लेग गार्ड हो गया, ये मड गार्ड हो गया, ये टैंक हो गया, ये हो गया इसका हेडलाइट डोम, ये सारा लोहा है, ये भी लोहा है, मतलब इसमें ये पूरी बाइक लोहे की है, तो इसका वेट ज़्यादा है। तो उस केस में आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट पे आप राइड कर रहे हो, उस केस में आप एवरेज को अपना पहला फैक्टर नहीं मान सकते। उसमें 13 लीटर पेट्रोल आ जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईवे पे आराम से ये 35 की एवरेज दे देगी, ठीक है, अगर सिंगल राइडर है और थोड़ा बहुत वेट है। तो 35 के हिसाब से अगर आप 13 किलोमीटर का इसमें फ्यूल डालते हो तो आराम से आपकी बाइक चलेगी 450 किलोमीटर, और अगर 35 से भी ज़्यादा एवरेज दी तो 450 से 500 के बीच में ये चल जाएगी, तभी बुलेट का नाम चलता है। नेक्स्ट भाई हम लोग बात करते हैं इंजन के रिफाइनमेंट के बारे में। इस बार जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। पहले बुलेट में अपना यूज़र्स को एक ही प्रॉब्लम रहती थी कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हैंडल हिल रहा है, शीशे हिल रहे हैं, और मतलब लोग कोई वाइब्रेशन रॉड लगा रहा है, कोई हैंडल बार चेंज कर रहा है, बट वो नहीं कंट्रोल में आती थी क्योंकि वो थोड़े से रॉ इंजन्स होते थे, है ना। अपना पहला कार्बोरेटर वाला इंजन होता था तो उसमें वाइब्रेशन नेचुरली ज़्यादा होती थी, बट जैसे जैसे देखो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है तो इंजन की स्मूथनेस भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप देखो ज़रा भी मूवमेंट नहीं है इसमें हैंडल बार में, या कहीं पे ऐसा बहुत ज़्यादा शेकीनेस नहीं है, तो काफ़ी स्टेबल रहती है। और इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है। देखो अब ये देखो, ये ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ है पीछे, तो इधर पीछे क्रोम लुक में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, तो उसको हटवा के मैंने यहाँ पे प्लेन पाइप लगवाई है, और पीछे आफ्टर मार्केट के इंदौरी एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है, तब भी मेरी बाइक कितनी स्मूथ है। अब बात करते हैं बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब जैसा मैंने बताया कि ये बाइक को यूज़ करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि पूरा साल मेरी बाइक जैसे अभी धूप है ना, ऐसे धूप में खड़ी रही है पूरा साल, और पानी में भीगी है तो भीगी भी रही है, बारिशों में भी चली है, हर कंडीशन में चली है। लेकिन मैं अगर इसकी आपको क्वालिटी की बात करूं तो मैं क्वालिटी से सेटिस्फाइड हूं। इतना ज़्यादा रस्टिंग इसमें इस बार आई नहीं है, और किसी भी मैंने देखा अभी किसी भी पार्ट पे, क्रोम का पार्ट हो या इंजन का पार्ट हो, इसमें कहीं पे भी ज़्यादा कुछ वेयर आउट नहीं हुआ है। मेरा पेंट का डल होना देखो नेचुरल है, अगर मैं सारा दिन धूप में रखूँगा बाइक को तो पेंट तो किसी भी चीज़ का डल आउट करेगा। सो ये देखो यार, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कहीं पे मेरे इसमें रस्टिंग वस्टिंग का कोई इशू नहीं दिखा। जो वाटर मार्क्स वगैरह हैं वो आप मेंटेन करके खुद क्लीन कर सकते हो, बट बॉडी लाइन पे, चेस्सी पे, क्रोम पार्ट्स पे कहीं पे भी आपको कोई रस्टिंग का इशू नहीं दिखेगा। इवन जो आफ्टर मतलब मैंने जो इनसे एक्सेसरी में लगवाया था ओरिजिनल मेरा लेग गार्ड, वो भी अपना नॉर्मल कंडीशन में 1 साल की यूजेज के बाद। और इंडिकेटर्स देख लो, इंडिकेटर पे भी पूरी प्रॉपर शाइन है। देखो ये अभी बारिश में भीगे रहे हैं हर टाइम, तब भी एकदम नेचुरल शाइन है। ये वाली रिंग है, इसमें भी पूरा मेंटेन्ड है। और अपना साड़ी गार्ड वगैरह देखो तो कहीं पे कुछ चिपिंग का इशू नहीं है। अब ये वाला साइड देखें, अगर हम इंजन को देखें तो पेंट वगैरह सब इसका नॉर्मल है। और ये भी मैंने एक्सेसरी लगाई थी कंपनी से, इसको भी लगाया हुआ है 6-8 महीने हो गया, इसमें भी कुछ रस्टिंग का साइन नहीं है। और अगर मैं शीशों की बात करूं तो ये देखो, शीशों पे भी कोई रस्टिंग नहीं है, एकदम नॉर्मल है। क्लच लीवर हो गया हमारा, या फिर ये स्पीडोमीटर का रिंग हो गया। तो ओवरऑल मुझे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी है वो काफ़ी सही लगी है। फिर अब बात कर लेते हैं बाइक की डायमेंशंस के बारे में। जो बाइक का कर्व वेट है वो 195 kg है। तो इसका जो 195 kg कर्व वेट है वो मैं नहीं कहूँगा कि कम है, लेकिन जो इसका सीट हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो जो इसका सीट हाइट है ना वो 805 मिलीमीटर है। तो जो बेंड है ना वो सीट का अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है इसका सेटअप, तो ईजिली पैर वगैरह नीचे पहुंच जाते हैं। और मेरे हिसाब से 5, 8 और 9 से ऊपर वाले जो लोग हैं उन हाइट वाले आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। कम वाले भी मैनेज कर लेते हैं, वो एक साइड बेंड करके ट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे हैंडल करते हैं। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। वैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 160 mm है,
बट इसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम ऑलमोस्ट 200 किलो का वेट लेके इस पे रहे थे और हमने ऋषिकेश में इसको उल्टे सीधे ऑफ रोड रास्तों पे भी चलाया था। तो इसमें कभी भी मुझे नीचे लगने का इशू नहीं आया। इसकी जो हाइट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो अकेले बंदे के लिए तो आराम से ये किसी भी तरीके का टेरेन क्रॉस कर देगी। बट अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो आप इसमें सम गार्ड लगा सकते हैं, तो ताकि आगे की साइड से कोई पत्थर वत्थर नीचे ना लगे। बट अदरवाइज़ एक नॉर्मल लेवल ऑफ रोड के लिए अच्छी है। बट इसका ये मतलब नहीं आप इसको उड़ा के कहीं भी टपा दोगे, तो ऑब्वियसली ये एडवेंचर बाइक नहीं है, ये नॉर्मल एक क्रूज़र है। तो वैसे बेसिक ऑफ रोड के लिए सही है। सो यार अब बात करते हैं बाइक के टायर्स एंड ब्रेकिंग के बारे में। तो ये वाला जो मॉडल है ये डुअल डिस्क है, डुअल ABS है, और जो टायर है आगे है 100-90-19। तो जो इसका प्रोफाइल है पिछली वाली बुलेट से ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा ब्रॉड है ये टायर। तो पिछली बुलेट में मुझे ये इशू ज़रूर लगता था कि आगे का टायर भी पतला था और पीछे का टायर भी बहुत पतला था। तो यार बहुत रिस्की बात है, और आपने देखा होगा पिछली बुलेट में बहुत एक्सीडेंट भी होते थे, क्योंकि 350 की बाइक है, प्रॉपर लोहा है, और उस हिसाब से टायर्स कंपनी अच्छे नहीं देती थी। और पीछे का टायर भी उसका काफ़ी पतला होता था, तो वो ऑलमोस्ट एक साइकिल के टायर जैसा लगता था। लेकिन इसमें जो है कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 120 नंबर का टायर दिया है। आगे 19 इंची है, पीछे 18 इंची है, तो 1 इंची का स्लोप है पीछे जाते हुए। तो काफ़ी अच्छी इससे ग्राउंड के साथ इसकी ग्रिप बनती है। जब आप इसके पे बैठते हो तो पीछे से और बेंड होती है, तो काफ़ी ग्रिपी होकर चलती है। और डुअल ABS से ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है। टॉप स्पीड मतलब अपना 100-120 से एकदम नॉर्मल करना हो या सिटी में ब्रेकिंग करनी हो तो उसमें इतना इशू नहीं आता है। और अच्छी बात यह है कि बाइब्री की ब्रेक्स हैं, ब्रेम्बो ब्रेक्स आप देखते होगे टॉप एंड सुपर बाइक्स में आती हैं, तो ये उसका अफोर्डेबल वर्जन है बाइब्री। अगर आपका मैं बोलूँ कि फ्रंट पे ही डिस्क है तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें भी कोई कमी पेशी है। आप थोड़ा बहुत आगे डिस्क लगा के और पीछे कॉम्बिनेशन में ब्रेक को यूज़ करके अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं। बट डुअल डिस्क डुअल ABS तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और यार बुलेट की सबसे बढ़िया बात बताऊँ आपको, इसकी सबसे बढ़िया बात है इसकी सस्पेंशन। भाई क्या सस्पेंशन है इस बाइक का, भाई इसको किसी भी गड्ढे में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये इतना स्मूथली उस पर तैरती है। जैसे बड़ी गाड़ियों में एयर सस्पेंशन नहीं होते जो इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, वैसे ही भाई इसका सस्पेंशन है, बटरी स्मूथ है, एकदम तैरते हुए जाती है हर गड्ढों पे। फ्रंट सस्पेंशन हो रियर सस्पेंशन हो, कभी झटका नहीं लगता, एकदम एप्ट परफॉर्म करती है। सो यार कुछ अगर मैं बोलूं कि मेरे हिसाब से एज अ ओनर 1 साल बाद बाइक को यूज़ करने के बाद अगर मैं बोलूं कि क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, क्या चीज़ होती, तो मैं एज अ ओनर और ज़्यादा खुश होता। तो पहला ये कि इसमें किक हटा के इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। बुलेट की पहचान उसकी किक से होती थी, हालांकि ये चलने में दिखने में आज भी एक प्रॉपर बुलेट है, बट वो किक रहती तो पूरी चीज़ इसमें वापस रहती। और जो यूज़र्स हैं जिनको इसकी हिस्ट्री से लगाव है रादर देन इसके प्रेजेंट से, तो उनको अच्छा लगता कि अगर वो किक मिलती। दूसरी चीज़ जो इन्होंने गलत करी वो ये है कि क्लासिक की जैसी इन्होंने टेल लाइट दे दी। तो अगर मैं पीछे से देखूं तो ये बैक रेस्ट भी क्लासिक में लगता है और ये मडगार्ड भी क्लासिक जैसा हो गया है, ये टेल लाइट भी क्लासिक जैसी हो गई है, तो कहीं से फ़र्क नहीं पता चलता इसमें और क्लासिक में। थोड़ी बहुत इन्होंने लेंथ कम करी है पिछली वाली बुलेट से, जो कि सही नहीं है। और ये जो मडगार्ड है रियर मडगार्ड, इसकी भी इन्होंने लेंथ छोटी करी है। तो ये भी अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसा होता तो मेरे पास इससे पहले वाली जो स्टैंडर्ड थी उसमें कम से कम यहाँ से जाके यहाँ तक का मडगार्ड होता था, तो ये मडगार्ड छोटा करके भी इन्होंने गलती करी है, जिस वजह से जो बाइक की ओवरऑल लेंथ है वो थोड़ी सी कम लगती है। हालांकि पर्सपेक्टिव होता है, अगर मैं यहाँ से बाइक को देखूँ इस एंगल से तो मेरे को ये नॉर्मल बुलेट लगेगी, बट अगर मैं साइड में देखूँ ना तो फ्रंट ठीक है, ये ठीक है, ये जो एंड है ना प्रोडक्ट का, ये जो क्लोजर हो रहा है पीछे डिज़ाइन का, वो थोड़ा सा बाइक को छोटा लुक देता है ओवरऑल। पिछले वाले इंजन्स जो हैं, कार्बोरेटर वाले जो इंजन होते थे, वो इससे थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते थे। हालांकि ये रिफाइंड है, बट पावर, एक टॉर्क की जो फैक्टर होता है ना कि आप रेस दे रहे हो तो वो किस लेवल तक खींच रही है बाइक, उस चीज़ में इसमें कमी लगी, जो मैंने थोड़ा बहुत कैसे इम्प्रूव करी कि इसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर था वो मैंने हटा दिया। वो चीज़ मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो आपका मन है, आप अपनी स्टडी करके लगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कैट रिमूव करने के बाद मुझे परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क लगा है। पहले जो है बाइक बहुत दब के चलती थी, तो कैट हटाने के बाद वो थोड़ा खुल के चली है, और ये वाला एग्जॉस्ट लगाने के बाद मुझे और थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर लगी है। वरना एक जब आप स्टॉक बाइक लेते हो ना, थोड़ा सा ये दब के चलती है। और यार एक और इम्प्रूवमेंट एरिया है,
जो आइडियली हो सकता है कि ये मेरी मेंटालिटी हो सकता है और यूज़र्स को ये फील ना होता हो। मुझे ऐसा लगता है कि बाइक में एक गियर और होना चाहिए था। 5 गियर कम पड़ते हैं जब आप एक खाली सड़क पे चलाते हो और बाइक अपना फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। समझो ये 100 की स्पीड पे पहुंच गई है तो ये इजीली 100 तक तो क्रूज़ कर जाती है। अब उसके बाद मेरे को 100-120 तक जाना, तो मुझे छठे गियर की कमी इसमें कभी कभी महसूस होती है। मैं कभी कभी ऐसे गियर मारता रहता हूँ ये सोच के कि अभी बड़ा गियर लगेगा, बट इसमें लगता नहीं है। तो आई थिंक अगर इसमें छठा गियर होता जो कि 100 से 120 की स्पीड के बीच में वेरी करता। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी ये 100 से 120 जाए, मैं मानता हूँ कि लिमिटेशंस हैं कि 350 का इंजन है, कर्व वेट ज़्यादा है, मेटालिक बॉडी है, लेकिन अगर छठा गियर मिलता तो एक राइडर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है बाइक से, थोड़ा सा स्मूथ होता है छठा गियर जो होता है लास्ट का गियर, और थोड़ा सा एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो एक हैवी बाइक चला रहा है। एक और इम्प्रूवमेंट ये है कि जो इसका हॉर्न है वो सिंगल है। अब आप ये सोचो 2,30,000 रुपये की ये बाइक है आज की डेट में। जब मैंने इससे पिछली वाली बुलेट ली थी ना, वो मेरे को बुलेट ES ली थी मैंने 2019 में, वो मुझे 1.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी थी दिल्ली में। ये वाली बाइक मुझे ऑलमोस्ट पड़ी 2,30,000 रुपये। 80,000 रुपये आपने प्राइस बढ़ा दिए 4 सालों में। और उसके बाद भी भाई हॉर्न देखो, सिंगल ऑन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाइक प्रीमियम बना रहे हो, बाइक के प्रीमियम पैसे ले रहे हो, तो कम से कम डबल हॉर्न होना चाहिए था। सो यार अगर मैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो एवरेज वाइज तो ये बाइक काफ़ी बढ़िया पड़ती है, ठीक है। पहली बार में ये प्रीमियम प्रोडक्ट है तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बाद इतना कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है अगर आप 30-32 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज से सेटिस्फाइड हो। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो पूरे साल इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाया है। नॉर्मल ये बाइक अपने आप जैसी रही है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वैसे ही रही है। अभी तक मैंने इसकी कोई बफिंग पॉलिशिंग नहीं कराई है, ना मैंने इसके इंजन पे कुछ ऐसा काम करवाया है, ठीक है। बेसिक सी आप एक 200-250-500 रुपये की मेटल पॉलिश लेके सारे इसके क्रोम पार्ट्स मेंटेन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो ओरिजिनल पेंट है वो स्टेबल है अपनी कंडीशन में, अभी तक वेयर आउट नहीं करा है। इसको भी आपने अगर आप चमकाना हो तो प्रोफेशनली साल भर में अगर आप 1,500 रुपये खर्चते हो ना, तो पूरा इसकी इंजन की मतलब ये पूरा बॉडी लाइन की बफिंग करके इंजन को पूरा क्रोम करके बफ करके पूरा ब्रांड न्यू बना सकते हो आप 1,500 रुपये में मेंटेन करने के लिए। और अगर मैं इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि इसकी पहली सर्विस हुई थी 500 किलोमीटर पे, जो कि 45 दिन या 500 किलोमीटर में करा देनी चाहिए। उसका जो मुझे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट लगा था वो 1,650 रुपये के करीब लगा था, ठीक है। और उसमें मैंने चेन ल्यूब के थोड़ा बहुत पैसे बचाए थे, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। 350 रुपये मैंने उस टाइम पे चेन ल्यूब के पे नहीं करे थे, क्योंकि वो मैं घर पे ही कर लेता हूँ। बट अगर मैं चेन ल्यूब भी कराता तो भी मुझे इसकी जो फर्स्ट सर्विस पड़ती वो अपना 2,000 रुपये की पड़ती 500 किलोमीटर वाली। तो यार अगर मैं सेकंड सर्विस की बात करूँ तो इसकी सेकंड सर्विस 5,000 किलोमीटर पे हुई थी, और उसका मुझे जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 571 रुपीज़। क्योंकि जो सेकंड सर्विस होती है वो होती है 5,000 किलोमीटर पे, और क्योंकि आपका 500 किलोमीटर पे इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है, तो 5,000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हैं। और इसका ये नॉर्मली अगर इंजन ऑयल में कोई लेवल गिरा हो तो वो टॉप अप करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता नहीं है। किसी बाइक में अगर इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न हो रहा है, कोई इशू रहा है, तो ही उसका इंजन ऑयल का लेवल गिरेगा, तो टॉप अप की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यार उस हिसाब से पूरे साल में मेरे को कोई ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ा। 1,650 रुपये पहले पड़ी और 550 रुपये बाद में पड़ी। अगर मैं दोनों बार चेन ल्यूब भी करा लेता तो पूरे साल मुझे सिर्फ 2,500 रुपये का इसका मेंटेनेंस पड़ा है, जो कि यार कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे साल में इसको सर्विस करा के मेंटेन करने के लिए 2,500 रुपये, और नॉर्मल मुझे 35 की एवरेज मिल रही है। बॉडी लाइन को मेंटेन करने के लिए कुछ है नहीं। आप बाइक को बहुत ज़्यादा परफेक्ट रखना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया कि 1,500-1,600 रुपये खर्च के आप इसकी पूरी ओरिजिनल कंडीशन वापस ला सकते हो। इसका यहाँ पे बफिंग वगैरह हो जाएगी, पेंट रिस्टोरेशन वगैरह हो जाएगा, वो पैड चलाते हैं। 1,630 रुपये समथिंग वो कंपनी में बोलते हैं उस चीज़ का। तो वो भी अगर आप कराते हो तो एक पूरा साल में बाइक को ओरिजिनल कंडीशन में मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ 4,000 रुपये सालाना ये बाइक पड़ेगी मेंटेनेंस के ऊपर। 2,500 रुपये की सर्विस, 1,500 रुपये की पेंट रिस्टोरेशन या कोई भी निशान है तो वो मिला के। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही चीप है। 2,500 रुपये किसी बाइक की सर्विस नहीं पड़ती है, तो बहुत चीप है भाई। अगर आप किसी और ब्रांड में जाओगे ना, ये रॉयल एनफील्ड में ही आपको इतना चीप प्राइस मिल रहे हैं।
और वो पता है आपको मिल भी इसलिए रहा है क्योंकि इनकी इतनी सेल है कि इनको आपको सर्विस में चोट मारने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये सेल में ही अपना मार्जिन अच्छे से कमा लेते हैं, प्लस इतना ज़्यादा सब कुछ बिकेगा, इतनी ज़्यादा बाइक्स सर्विस होंगी तो इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी वो कम से कम बेयर करनी पड़ेगी। और मैं एक ऐसी इस बाइक की खूबी बताऊं जो आपको शायद ही किसी और बाइक में मिलेगी, वो ये है कि पावर टू गियर रेशियो डिलीवरी। ठीक है, आप इस बाइक को किसी भी गियर पे उठा सकते हो। जो बुलेट पे स्लो गेड़ियाँ आप मारते हैं ना, तीसरे गियर पे चला रहे हैं, चौथे गियर पे चला रहे हैं, दुक 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 करके आवाज़ आ रही है, वो फील सिर्फ इसी बाइक में, बुलेट में ही वो फील है। और किसी बाइक में वो फील नहीं आती है, क्योंकि जो बाकी थोड़ी सी ज़्यादा पावर्ड बाइक्स होती है ना, उनका पावर डिलीवरी थोड़ा अलग होता है। उनको छोटे गियर पे उठाओगे तभी वो स्मूथली चलेगी। जैसे हमारी इंटरसेप्टर है या ट्रायम्फ है, तो वो छोटे गियर पे इजीली उठ जाती हैं, बड़े गियर पे झटके मारना शुरू होती है। बट बुलेट की एक खासियत है, जो पता नहीं है फीचर इन्होंने कैसे डाल रखा है, जो बहुत अमेजिंग फीचर है, कि तीसरा गियर हो, चौथा गियर हो, बढ़िया दुक 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 करके 30-40 की स्पीड पे चलती रहती है। और साथ में अगर अपना इंडोरी एग्जॉस्ट लगाओ तो मज़ा ही उस चीज़ का डबल होता है।